करते हैं। रामायण में जब भगवान राम सीता को ढूंढ रहे थे और उन जटायु से मिले और जटायु अपने आखिरी वक्त में था उस टाइम, तो भगवान राम ऑलमोस्ट रोने लग गए कि जटायु तुम मेरे परम मित्र हो। श्री राम, ये मैंने मुहूर्त शास्त्र में पढ़ा है। और जब सीता माता का अपहरण हुआ और जब मैंने इस पे अटैक किया तो विंद राम नामक मुहूर्त चल रहा था। परशुराम महादेव। परशुराम। करण को भी संहिता शास्त्र आता था। रोहिणी सकट वेदन को समझना अपने आप में इतना टेक्निकल है। 2004 में रिसर्च कर लेना, रबी और खरीफ दोनों फसलों की बैंड बजी। पर सर सूर्य तो सौम्य ग्रह के साथ बैठा है, तो खरीफ और रबी में कम बैंड बजी थी। रोहिणी नक्षत्र का जो आकाश में चित्र प्रकट होता है वो क्या है? रोहिणी नक्षत्र क्या कैसे नजर आता है? चंद्रमा, ये तो आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना? नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर, अभी अगर ये फॉर्म वापस आएगी लेकिन वो संक्रांति डिफरेंट होगी, मतलब कि हाँ, तो वो फसलों पे लागू नहीं होगा, क्योंकि फसलों के लिए रबी के लिए अलग संक्रांति बता दी और खरीफ के लिए अलग संक्रांति बता दी। अब और दूसरी कमोडिटीज के बारे में बता पाएगा हमें? वरामीर जी, जो मैं समझता हूँ वो कह रहे हैं बीज कब बोया जा रहा है उसके ना, आपने बहुत इजी वे में समझा देते अरे हैं। हमें भी तो किसी ने समझाया है, तभी तो हम समझा पाए हैं। सर किताब पढ़ के कोई डॉक्टर थोड़ी ना बनता है, कभी भी नहीं बनता। नहीं सर, जो आप में अगर पाप ग्रह हो, ये वृष और वृश्चिक संक्रांति के लिए बोल रहा हूँ, तो फसल की हानि होती है। सर ये पाप ग्रह सर अभी आपने जैसे एरियाज बताए कि हिमालय नॉर्दर्न पार्ट वगैरह में कुछ चांसेस है, पंजाब वगैरह में, सो लाइक व्हाट यू आर सेइंग इज अ वॉर लाइक सिचुएशन। सो सर द प्राइम एरिया लाइक दिल्ली, वॉर एंड नेचुरल डिजास्टर। सर तो वॉर में लाइक मुंबई एंड दोस मेट्रो सिटीज वोंट गेट अफेक्टेड विद दैट पार्ट सिंस दे आर द फाइनेंस सिटी ऑफ इंडिया, बट आई कैन सी दैट पर्टिकुलर प्लेस इन कूर्मा चक्र ना। so there will be no problem with those areas, you want to say that way? यस। Okay sir. सर वाहन तो नहीं कराया ना अभी? नहीं, अभी नहीं करा। सर जो 26/11 अटैक हुआ था वो भी कुलमा चक्र से पता चल सकता है? कोशिश करेंगे। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई ना? दुनिया का कोई भी इवेंट संहिता से पता चल सकता है। मुझे संहिता कितनी आती है या हम कितनी डिकोड कर पाते हैं, ये एक अलग विषय। इसके लिए मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ महाभारत का और एक प्रसंग बताता हूँ रामायण का। रामायण से शुरू करते हैं। रामायण में जब भगवान राम सीता को ढूंढ रहे थे और उन जटायु से मिले और जटायु अपने आखिरी वक्त में था उस टाइम, तो भगवान राम ऑलमोस्ट रोने लग गए कि जटायु तुम मेरे परम मित्र हो और तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं जाती और ना जाने कौन सीता को ले गया। तो जटायु को ये पता था कि सीता को कोई लेके गया है। जटायु हैज अटैक्ड हिम, ही हैज अटैक्ड, रिटेलिएशन में उसने अटैक किया। जटायु क्या कहता है? वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है और ये बड़े ध्यान से सुनना। जटायु कहता है विंद राम मुहूर्त में अगर स्वामी से उसकी चीज को दूर किया जाता है या चोरी की जाती है या डकैती की जाती है या अपहरण की जाता है किसी वस्तु का, किसी हक का, तो 12 संक्रांतियों के भीतर उस स्वामी को वो पर्टिकुलर चीज वापसी मिलती है। श्री राम, ये मैंने मुहूर्त शास्त्र में पढ़ा है। और जब सीता माता का अपहरण हुआ और जब मैंने इस पे अटैक किया तो विंद राम नामक मुहूर्त चल रहा था। रजत जी और जो लोग मेरे 1.5-2 साल से बैच में हैं वो जानते हैं कि मैंने 14 मुहूर्त पढ़ाए थे। आप पराशर उवाच के लास्ट पेजेस, विंद राम मुहूर्त चल रहा, ये मैंने मुहूर्त शास्त्र में पढ़ा है। ये जटायु भगवान राम को कहते हैं। इन टेक्निकली वो कह रहे हैं साल में वापस आ जाएगी, टेंशन ना। सर इसका मतलब ये 15 मुहूर्त है? मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। संहिता शास्त्र का पहले लोग कैसे इस्तेमाल करते थे या सबको आता था। दूसरा प्रसंग सुनो। जब इंद्र करण से उसका कवच कुंडल लेने आया था तो करण इंद्र को कहता, इस समय मंगल और चंद्र रोहिणी सकट भेदन कर रहे हैं, विध्वंस तो होगा और मेरे साथ बहुत बुरा होगा। ये करण की स्टेटमेंट है। और करण किनका स्टूडेंट था? परशुराम महादेव। परशुराम। करण को भी संहिता शास्त्र आता था। रोहिणी सकट भेदन को समझना अपने आप में इतना टेक्निकल है। और करण कहता है इस समय मंगल और चंद्र रोहिणी सकट भेदन कर रहे हैं, कुछ बड़ा विध्वंस होगा और मेरे साथ बुरा होगा। और उसका कवच कुंडल लेके इंद्रदेव निकल लिए। ऐसे और भी प्रसंग है। महाभारत रामायण तो सबको रटी होती है या कॉमन है, सबको रिलेट कर सकते हैं। तो अभी हम संक्रांतियां करेंगे। मेष संक्रांति की तो इम्पोर्टेंस आप लोगों को पता चल चुकी है कि वो क्यों देखी जाती है। मेष और तुला संक्रांतियों को विषुव संक्रांतियां कहते हैं। विषुव का अर्थ है बराबर, जिसको इक्विनॉक्स भी कहा जाता है। मकर और कर्क संक्रांतियों को अयन संक्रांतियां कहते हैं।
स्थिर राशियों में जब सूर्य होता है 2, 5, 8, 11, इसको विष्णुपति संक्रांति कहते हैं। और द्विस्वभाव राशि में जब सूर्य होता है इसको षटसी मुख संक्रांतियां कहते हैं। एज पर वरामीर षटशीति मुख संक्रांतियां कहते हैं। सर कौन सी राशियों में? द्विस्वभाव 3, 6, 9, 12। संक्रांति के समय में जो दिन होता है, जो वार होता है, जो होरा होती है, उसके आधार पे भी कई चीजें बताई गई हैं डिटेलिंग में। और संक्रांति के समय का करण भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। संक्रांति प्लस संक्रांति का पंचांग, इसको सिंपल वे में लिखना है तो ऐसे लिख लो। एट द टाइम ऑफ संक्रांति, जब सूर्य दूसरी राशि में पहुंचा ही हो, अगर बुरा करण हो, बुरा दिन हो, बुरी तिथि हो, बुरा योग हो, राक्षसी संक्रांति आ रही हो बार बार साल में, घोरा संक्रांति आ रही हो बार बार, तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन शुभ वार, शुभ होरा और शुभ करण में पड़ने वाली संक्रांति बहुत अच्छे फल देती है। अच्छे फल का मतलब होता है सुख शांति, अच्छी पैदावार, धन धान्य के हिसाब से अच्छा और सुख शांति रहती है, कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। सर ये संक्रांति को आप एक मंथ भी बोला जा सकता है? हाँ, एक मंथ ही है ना संक्रांति। हाँ, नो पूर्णिमा तो पूर्णिमा नहीं, संक्रांति तो संक्रांति, ये भी कहीं ना कहीं ये सौर्य नॉर्थ मंथ है, सौर्य महीना, ओके, सूरज का नॉर्थ महीना। ईस्ट में माना जाता होगा ये कहीं हर जगह ही मैम ये माना जाता है सूरज का महीना है। ओके। एक संक्रांति को 3 भाग में डाल दो, सनराइज से लेकर अगले सनराइज के बीच। अगर फर्स्ट 1/3 में आता है तो उथल पुथल बहुत होती है उस मास में, फ्लक्चुएटिव रहती है। अगर दूसरे 1/3 में संक्रांति होती है, दूसरे 8 घंटों में, तो धार्मिक लोग, बुद्धिजीवी लोग और पॉलिटिशियंस, इनकी बड़ी थूथू होती है, ब्यूरोक्रेट्स भी। और अगर तीसरे 1/3 में संक्रांति आती है तो शेयर बाजार, मुद्रा बाजार, सरकारी का खजाना में बहुत उथल पुथल होती है और निजीकरण की बातें होती है, और किसी निजी व्यक्ति की वजह से या कंपनी की वजह से सरकार को नुकसान उठाना पड़ता है। सूर्य अस्त के टाइम अगर संक्रांति होती है, 48 मिनट इधर उधर कर लेना उसको, सूर्य अस्त से 48 मिनट पहले या 48 मिनट बाद, तो गरीब तबके को बहुत कष्ट होता है। अब जो मैं लाइन बता रहा हूँ, ये लाइन गोल्डन लाइन है। संक्रांति के समय अगर सूर्य चंद्रमा आपस में 7वीं राशि में हो, मतलब संक्रांति के दिन पूर्णिमा हो, यही मतलब हुआ ना, या पूर्णिमा के आसपास का हो, तो बाजारों में तेजी आती है। मार्च की संक्रांति और अप्रैल की संक्रांति देख लेना, आइडिया लग जाए। साथ में मार्केट्स भी देख लेना, कॉमोडिटी मार्केट भी देख लेना, गोल्ड मार्केट भी देख लेना, सिल्वर मार्केट भी देख लेना। अगर रात में संक्रांति आती है तो असामाजिक तत्व, गुंडे, इनकी गतिविधियों बढ़ जाती है, फिर इनकी गतिविधियों पे फुल स्टॉप लगता है अगर रात में संक्रांति आती है। और वृष, कर्क, मकर और मीन संक्रांतियां स्पेशली अगर रात में पड़ जाए तो ये गुंडे, शरारती तत्व, गैंगस्टर्स, इनकी गतिविधियों में बड़ी तेजी आती है। तो कौन सी राशि लगे? वृषभ, वृषभ, कर्क, मकर और मीन। तो सौम्य राशि है इसलिए या चर राशि इसलिए? नहीं, वृष कौन सी चर राशि होगी भाई? सॉरी, सौम्य राशि तो है ना। मकर कहाँ से सौम्य होगी? 10th ने 2, 6, 8, 10, नहीं 12। नहीं, क्रूर, और क्रूर में तो 1, 3, 5, 7, 9 आती है ना। नहीं, कोई आइडिया लगा ही नहीं मेरे को, इसलिए मैंने कुछ बताया ही नहीं है। कुछ आइडिया होता तो बताता भी। सर आपने कहा जब सन और मून एक साथ 7th राशि में हो तो आपस में एक दूसरे को देख रहे हो। सर मतलब पूर्णिमा है तो 180 डिग्री होता है ना ये लोग, हाँ जी, पूर्णिमा और संक्रांति कोइंसाइड कर जाए तो मार्केट में तेजी आती है। सर जब पूर्णिमा होता है तो सन और मून साथ हो सकते हैं? नहीं मैम, ऑपोजिट हो गया है, 180 डिग्री। मैंने बोला है सन और मून एक दूसरे को देख रहे हो। अच्छा, साथ में नहीं है ना सर? नहीं, हाँ ठीक है। ऑपोजिट हाउसेस। सर अमावस्या पे हो जाए तो फिर सर ऑपोजिट नीचे की साइड में कह सकते हैं कि मार्केट गिर सकती है। ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन इसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। सर अगर हम पूर्णिमा की गिनती कर रहे हैं तो क्या हम चतुर्दशी, त्रयोदशी से गिनती करें? नहीं, चतुर्दशी, पूर्णिमा और प्रतिपदा, ये तीनों को मान के चल। इसमें गोल्ड मार्केट भी इफेक्ट आएगा, मतलब सिर्फ शेयर मार्केट या उसमें बाजारों लिखा है, बाजारों लिखा है, तो मैंने इसमें शेयर मार्केट में कई बार अप्लाई किया, काम करता है। बिकॉज दोनों को देख रहे तो दोनों के ट्रेंड बहुत अलग, लेकिन बड़े तो दोनों ही है ना, मार्च अप्रैल में। आज से पर लेकिन अभी जैसे मार्केट का ट्रेंड अलग है और गोल्ड बहुत ऊपर जा रहा है, मतलब एंड इवन सिल्वर यस्टरडे इट वेंट वेरी मच अप। तो अभी मार्केट का ट्रेंड किसी और वजह से खराब है सर। तो ये एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं आएगा, मतलब इससे ऐसे ये संक्रांति से ये एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं आएगा, इससे थोड़ा सा वेवरिंग प्रेडिक्शन आएगा, फिर एग्जैक्ट की तरफ हम धीरे धीरे जाए। सर ये ऐसा नहीं लगता है कि सब कंट्रीज को पता है इंडिया ने भी गोल्ड खरीदा है, कि वॉर होनी है, इसकी वजह से लोग एस्टिमेट तो है, एस्टिमेट सबको है सर। ये तो साल में होने वाली जो 2 फसलें हैं, जो मेन फसलें हैं, उनका नाम है रबी और खरीफ। रबी तो कनक होगी ना, खरीफ सीजन कनक का हुआ, रबी उसका हुआ
जोड़ने तो का। रबी रबी में होता है तो सर्दी में जो बोई जाने वाली होती हैं और गर्मी में तैयार होती हैं उसको रबी कहते हैं, जिसमें सिर्फ गेहूं कनक ही है। हो गई। कनक है। कनक ही हो गई। जिसको देखने के लिए वृश्चिक संक्रांति को देखना बहुत जरूरी है। वृश्चिक संक्रांति से सारी रबी फसलों का पता चलता है, ऐसा वरामीर जी कहते हैं। इसमें गेहूं आ गया, चना आ गया, दाल आ गई, सरसों आ गई, जौ आ गई, और भी जो आती होंगी, बाजरा आ गया, मस्टर्ड, हाँ, सरसों हो गई। और जो सर वृश्चिक के बाद बाजरा बाजरा खरीफ में नहीं होनी चाहिए सर, बाजरा तो विंटर्स में जो मिलता है ना। जो भी विंटर्स में उगता है और समर्स में कटता है वो सब रबी है। और इस के बारे में मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ एग्रीकल्चर के बारे में, लेकिन जानना चाहता हूँ आज की डेट में। तो मेन दो हमारे फसलों पे एमएसपी मिलती है, कनक और जोने की, इसलिए ये दोनों बड़ी फसलें मानी जाती है। और खरीफ के लिए हमें देखनी होती है वृष संक्रांति। सर एक वो जो रेनी सीजन में भी क्रॉपिंग कर लेते हैं ना, एक छोटी सी जैद, तो वो भी रहती है, खरीफ रबी और एक वो भी रहती है। रजत ये जो 1/3 लिखा है, पहले 1/3 दूसरा 1/3 4 पैर देखेंगे, पहला पैर, दूसरा पैर, तीसरा पैर, चौथा पैर। अगर 24 घंटे में समझो कि रात के 12 से 8 का पहर हो गया एक, फिर 8 से लेकर और शाम के 4 बजे तक का हो गया, और फिर इसमें पैर देखे हैं उन्होंने। हाँ, तो उन्होंने वो फर्स्ट तीनों में, लेकिन नेगेटिव ही बताया, पॉजिटिव किस में होगा ये कंफ्यूजन। मतलब कि जब संक्रांति शुरू होगी उससे पहला पैर गिनना। हाँ, समझो रात को 1 बजे पड़ गई अगर संक्रांति, तो पहले पैर में जैसे 16 को 5 बजे आई थी शाम को लगी थी संक्रांति, तो लास्ट पहला पैर 5 बजे स्टार्ट रात को होगा। संक्रांति होने से सर ने क्या बताया था? वो शाम के 4 बजे से लेकर और मिडनाइट 8 बजे तक का लास्ट पहर हो गया। पर ये हम 12 to 12 देखेंगे या सनराइज टू सनसेट देखेंगे? नहीं, हम लोग ये दिन को डिवाइड किया है, उन्होंने दिन के बोला, पहला पहर, दूसरा पहर। वही मेरा क्वेश्चन है कि ये दिन कौन से वाला, जो हिंदी तिथि वाला या सनराइज टू सनसेट, हिंदी सनराइज टू सनराइज। अगर हम सनराइज टू सनराइज दिन तिथि कैलकुलेट करेंगे तो फिर उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, या कि वो फिर उस तिथि के कौन से पहर में आ रही है संक्रांति प्रोबेबली। अब ये अगर आप 5 बजे भैया बोल रहे थे अमित भाई, तो समझो कि ये फिर अगर सुबह 6 बजे सनराइज हो रहा है तो सेकंड में पड़ जाएगा। तो ब्यूरोक्रेसी में फ्लक्चुएशन हम देख ही रहे हैं, सब नेता आपस में भिड़ रहे हैं। देखो, 2 फसलें होती हैं, रबी और खरीफ, और ज्योतिष दृष्टि से फसलों का फल जानना बहुत जरूरी है। सर्दी में जो बोई जाती है फसल, जिसकी शेडिंग होती है, उसको रबी कहते हैं। इसमें गेहूं मुख्य है। इसको देखने के लिए वृश्चिक संक्रांति मैटर करती है। वृश्चिक संक्रांति माने जो नवंबर में आएगी। तो उसमें देखना क्या है, लेकिन उसकी कुंडली देखनी है ना एट द टाइम ऑफ संक्रांति की, उसी से आपको रबी के बारे में, सारी फसलों के बारे में पता चलेगा। और जो गर्मी में बोई जाती है और जो सर्दी में तैयार होती है, जिसको खरीफ फसल कहते हैं, इसके लिए वृश्चिक संक्रांति देखनी। लेकिन वृश्चिक संक्रांति फसलों के लिए मेनली देखी जाती है। वृश्चिक और वृष, इसको बोलते हैं ग्रीष्म चक्र। जो वृश्चिक राशि में बनता है, जो संक्रांति बनती है, इसको ग्रीष्म चक्र बोलते हैं। और शरद चक्र बोलते हैं जो वृष राशि में संक्रांति बनती है। अब अगर किसी ने क्रॉप्स प्रिडिक्ट कर ली तो कितनी बड़ी चीज होगी। आप लोगों में से जो रूरल इंडिया में रहते हैं, मेरे तो कई रिश्तेदार रहते हैं उत्तराखंड के रूरल इंडिया में, जो फार्मर्स ही हैं, जो चने का काम करते हैं, मेंथे का काम करते हैं, दालों का काम करते हैं। क्रॉप प्रिडिक्शन एक बहुत बड़ी अपने आप में जर्नी है। यस और नो? यस सर। क्योंकि क्रॉप के रेट्स अगर प्रिडिक्ट किए गए और उस हिसाब से स्टॉक किया गया क्रॉप्स को, जिनके रेट्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी प्रोडक्शन नहीं होती नजर आ रही, तो आदमी कहां से कहां पहुंच सकता है। सूर्य से सप्तम स्थान में अगर पाप ग्रह हो, ये वृष और वृश्चिक संक्रांति के लिए बोल रहा हूं, तो फसल की हानि होती है। सर ये पाप ग्रह कौन से होते हैं? मंगल, शनि, राहु, केतु। सूर्य अगर पाप कतरी में हो इस दौरान तो भी हानि होती है। सूर्य से 6ठे और 8वें भाव में पाप ग्रह हो तो औसत से आधी होती है। तो कौन से स्थान में? सूर्य से 6ठे 8वें में और 2-12 में एवरेज से कम प्रोडक्शन होती है, हाफ होती है एवरेज। सिर्फ पाप कतरी क्या बोला था आपने? पाप कतरी माने सूर्य के दोनों तरफ नेगेटिव ग्रह हो, मतलब एक हाउस आगे और एक हाउस पीछे।
हाँ जी, सर ये पाप कतरी एक एक हाउस पे ही वैलिड है कि वो आपको आगे पता चल जाएगा जब पढ़ोगे ना। सूर्य अगर बृहस्पति से संबंध बनाए तो फसल अच्छी हो, और वृष या वृश्चिक संक्रांति में चारों पाप ग्रह अगर स्थिर राशियों में हो तो फसल बर्बाद हो जाती है, औसत से आधी रह जाती। तो जो फसल औसत होना चाहिए, जो एवरेज आता है फसल का, उससे हाफ आता तो इसको प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे है। समझेंगे, लेकिन पहले वर्बली तो समझ लो। क्योंकि ये सब ऊपर से जा रहा है। हाँ तो लिखो, आप पहले लिखो। सर लास्ट लाइन रिपीट करिए ना एक बार। क्या बोला था मैंने लास्ट लाइन? सारे पाप ग्रह अगर स्थिर राशियों में हो। पाप ग्रह कौन से होते हैं? शनि, मंगल, राहु, केतु। तो फसल खराब होती। अब इसमें कुंडली को इन संक्रांतियों में लगा के इस साल वृष संक्रांति कब आई होगी? मई में आई होगी। वृष संक्रांति से थोड़ा आइडिया लेते हैं कि इस साल की फसलें कैसी होंगी। सर एक डाउट था मेरा। तो जैसे आपने स्टार्टिंग में वन थर्ड लगाया, जैसे इस बार संक्रांति 5 बजे लगी शाम को, तो ये जो पैर चल रहा था उसको गिनेंगे कि पहला पैर गिनेंगे उसको? 5 बजे शाम को चल रही थी ना। हाँ जी। तो सुबह 6 बजे मान लो सनराइज हुआ था, तो 6 से 2 पहला हो गया, पहला हाँ पार्ट। जी। संक्रांति को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 24 घंटे को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। हाँ जी। संक्रांति के दिन तो ये दूसरे पैर की संक्रांति। मतलब जब संक्रांतियों की जो पैर चल रहा होगा वही हमने पैर लेना है। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। अब ये जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको अगर इसकी सीरियसनेस को समझा जाए, ये टॉपिक हमें ये बता सकता है, अगर ढंग से रिसर्च की जाए, कि फसल कैसी होगी, फसल कैसी होगी। और अगर हम ये वृष का देख रहे हैं तो हमें चावल पे फोकस करना चाहिए। सही कह रहा हूँ मैं? सर सही सर। अभी संक्रांति नहीं हुई। दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ संक्रांति। इसको थोड़ी देर के लिए सूर्य को सर रात को 11:50 पे हो रही है। 14/5/2025 रात को 11:50 दिल्ली। 14/5। हाँ चलो ठीक है, मैंने 12-15 लगा दिया। क्या ये संक्रांति भी वेंसडे को हुई है, ज्येष्ठा नक्षत्र में हुई है, द्वितीय तिथि में, और कृष्ण द्वितीय तिथि में। अब इसमें वो वाले योग लेके चलते हैं जो अभी हमने आपको पढ़ाए। सर इसमें तो सन और मून ऑपोजिट बैठे हुए हैं, तो ये पूर्णिमा के पास में हाँ नहीं है? तभी कृष्ण द्वितीय आ रही है ना, पूर्णिमा के पास है। अच्छा जी। सूर्य से सप्तम स्थान में पाप ग्रह हो और साथ में किसी अन्य कई पाप ग्रह हो तो उस साल फसल की हानि होती है। सूर्य से सप्तम स्थान में कोई पाप ग्रह नहीं है, नहीं है ना? नो सर। नहीं। यदि इन पे शुभ प्रभाव हो तो अच्छा रहता है। सूर्य से 2-12 में दोनों शुभ ग्रह बैठे हैं, तो पाप कत्री नहीं हुआ, शुभ कत्री हो गया। यस के नो? यस सर। सूर्य से द्वितीय में बृहस्पति हो तो औसत पैदावार होती है, मतलब एवरेज पैदावार हो। तो द्वितीय में बृहस्पति है तो एवरेज पैदावार होती है। तो जितना पिछले 5 या 10 साल का चावल का पैदावार है, वो सारा कैलकुलेट करके डिवाइड बाय 10 कर दो, जो एवरेज आएगी ±5% इस साल चावल आ जाए। सिंपल। इसमें कोई रॉकेट साइंस आपको नजर आई जो मैंने अभी तक किया? नहीं सर। केंद्र में बलि चंद्रमा है और सूर्य के दोनों तरफ शुभ कत्री योग बन रहा है, ये अच्छा है। अगर सूर्य में गलती से बृहस्पति की दृष्टि आ जाती तो और अच्छा होता, लेकिन इससे हमें ये पता लग रहा है कि इस साल चावल की जो फसल है एवरेज रहेगी, तो जो रेट है वो स्टेगनेंट रहेंगे, ±5%। सर इसको शुभ कत्री बोलेंगे या शुभ मध्य बोलेंगे? शुभ मध्य बोलेंगे। सर बलि कैसे पता चलेगा कि सूर्य बलि बैठा है? ऐसे पता चला ना कि सूर्य, मार्स, केतु, राहु और शनि ये नेगेटिव ग्रह है, इनका सूर्य से कोई लेना देना नहीं है इस पर्टिकुलर चार्ट। सर पर सैटर्न की तो दृष्टि आ रही है। एक ही तो दृष्टि आ रही है ना, सिंगल साइड दृष्टि है ना। तभी तो मैंने एवरेज बिलो ही बोला है, मैंने ये नहीं बोला कि बड़ी अच्छी फसल होगी। अगर हर साल मान लो 50 मेट्रिक टन की फसल होती है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो इस साल 48 होगी। तो 50 से जब तक 48 है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 50 से अगर 40 से कम हो जाए, 35 से कम हो जाए, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है, स्कैरसिटी आती है, प्राइजेस बढ़ते हैं। लेकिन ये चार्ट देखते हुए हमें कहीं से नहीं लग रहा कि जो खरीफ की जो फसलें हैं उनमें कोई बहुत मेजर नुकसान हो। सर अगर सूर्य के साथ गुलिक बैठा होता है इसमें तो? हाँ तो और नेगेटिव कर देता। अच्छा। अभी मैंने इसको 50 की जगह 45 किया, तब मैं इसको 42 कर देता, 40 कर देता। नहीं, अब जैसे शनि अगर 7th में बैठता तो आप और ज्यादा नेगेटिव कर देता, क्योंकि उसमें सूर्य की दृष्टि भी शनि पे जा रही है। बिल्कुल। अच्छा। लेकिन नेगेटिव किससे करता? मैं पहले 10 साल की एवरेज निकालता प्रोडक्शन। वो एवरेज तुम्हें डाटा में मिल जाएगी इंडियन गवर्नमेंट के कि इस साल चावल कितना पैदा हुआ है। ठीक है। ये हर साल पब्लिश होता है, तो हर पिछले 10 साल की एवरेज को निकालो और उससे माइनस प्लस करते हैं। अच्छा ठीक है ना सर। हाँ, जो लोग चावलों का काम करते हैं उनके लिए बहुत मददगार हो जाएगा, और जो लोग उन शेयर्स को खरीदते हैं जो चावल से रिलेटेड है उनके लिए बड़ा मददगार हो जाएगा।
यस सर। और जिनकी चावलों की कंपनियां हैं, जिनके सेलर्स है, उनके लिए बड़ा दावत मददगार हो जाए। दावत दावत। दावत वाले को तो मैं पर्सनली जानता हूँ। एकांश जी पूछिए। सर जैसे अब इसके अंदर सूर्य और चंद्रमा साथ में है, मतलब सामने देख रहे हैं एक आमने हैं, दूसरे। तो मतलब ये पूर्णिमा की संक्रांति तो नहीं कहलाएगी ना इसमें? नहीं, ये पूर्णिमा की नहीं है, ये कृष्ण द्वितीया की है जो पूर्णिमा के पास है। हाँ, तो मतलब इसके अंदर बाजारों में तेजी आ मानी जा सकती है, सकती आ सकती है। है। ओके। और मई में तो तेजी आई है ना बाजारों में, हाँ जी, हाँ जी। चेक कर लो। हम्म। अप्रैल में भी तेजी आई है, मई में भी तेजी आई ठीक है तो सर। फिर इसमें है। गैंगस्टर एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी, नाइट में थी तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और पंजाब में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं गैंगस्टर एक्टिविटी कितनी बड़ी है। सर पर ये सिर्फ पंजाब में ही क्यों? क्योंकि मैं कूर्मा चक्र आपको अगली बार सिखाऊंगा। तो ओके पंजाब सर। में सबसे ज्यादा खेती होती है जोड़ने की। अब हम आ जाते हैं 2004 में। ये पूरा वो बन गया, पाप कतरी पाप मध्य, यस सर। पाप कचरी हो गया। हाँ जी, पाप कच्ची हो गया। और नेगेटिव भी हो गया। सूर्य गुलिक के साथ भी बैठ गया। हाँ जी। यस और सूर्य में किसी अच्छे ग्रह की कोई दृष्टि भी नहीं है। यस नो बोलो। यस। यस सर। सूर्य सारे पाप ग्रहों के बीच में है। 1 2 3 राशियां सूर्य से पाप मुक्त है। मिथुन में मंगल और शनि साथ है। ये योग खरीफ फसलों के लिए बड़ी हानि का संकेत देता है। सूर्य के दोनों ओर बुध और शुक्र शुभ है, लेकिन उनसे काम नहीं चलेगा क्योंकि राहु और मंगल भी बैठे और शनि भी बैठे। सर तो सूर्य से दूसरे, छठे और 12वें में भी पाप गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसमें हमें 6 8 2 12 ज्यादा देखना है और 7th ज्यादा देख। इस साल में कपास, चावल, तिल, गन्ना चारों फसलों को नुकसान हुआ था और इनके स्टॉकिस्ट को बहुत अच्छा फायदा हुआ था, लेकिन किसानों को नुकसान हुआ था। और समुद्री तूफान के कारण नुकसान हुआ था 2004 में। 2004 में चावलों के रेट एकदम से ऑलमोस्ट 30% तक बढ़े। इस साल जो बड़ी बड़ी चावल वाली कंपनियां हैं जो चावल स्टॉक करके रखती हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया। यही Yes, sir. चीज वृश्चिक संक्रांति में भी लागू होगी, लेकिन उस टाइम हम कौन सी फसलें देखेंगे? रबी। सूर्य के केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं है। द्वादश में मंगल केतु है। छठे में राहु है। नवम में शनि वक्री होकर अशुभ हो जाता है। कन्या में गुरु शुक्र बहुत शुभ नहीं है इस टाइम 2004 में। 2004 में रिसर्च कर लेना, रबी और खरीफ दोनों फसलों की बैंड बजी। पर सर सूर्य तो सौम्य ग्रह के साथ बैठा है। तो खरीफ रबी में कम बैंड बजी थी, मतलब गेहूं में उतनी तेजी नहीं आई थी जितनी चावल में तेजी आई। अच्छा। अगर गेहूं मान लो उस टाइम 10% बढ़ी थी तो चावल 30% बढ़ा था। और गेहूं का 10% बढ़ना सरकार गिरा सकता। और क्या सरकार गिरी थी? वाजपेयी सरकार गिरी थी। बदली थी। उस टाइम सरकार गिरने यस की एक वजह ये भी थी, चावल, गेहूं, प्याज, टमाटर की बढ़ती हुई कीमत। सर ये जो है ये पर्टिकुलर सिर्फ इन दोनों संक्रांति पे वैलिड होगा, बराबर। अच्छा, अब और कोई संक्रांति है समझो और उसमें ऐसा योग फॉर्म होता है तो उसको हम कैसे लेंगे? हर संक्रांति को ऋषि वरामीन ने अलग अलग ड्यूटीज के लिए पकड़ा हुआ है। भाई उन्होंने सीजनल क्रॉप्स, क्योंकि जिस संक्रांति पे हम प्लांट करते हैं उसको उन्होंने इंपॉर्टेंस दे दी है, ठीक है। अब सर, अब मंगल केतु जो है फिलहाल चल रहे हैं इसमें, तो केतु देव जो है इधर ही रहेंगे। अब मतलब जब सूर्य देव इससे ट्रांजिट नहीं होता, करेंगे इससे नहीं वर्गो, होता। जब संक्रांति लग जाएगी सर मैं वही बोल रहा हूँ, सूर्य देव जो है वर्गो में ट्रांजिट करेंगे सितंबर के आसपास, सितंबर 16 को। मैं आपको तभी बताता हूँ रजत जी, बात को समझो। सूर्य, मंगल, शनि तो आप प्रिडिक्ट कर लोगे। गुलिक, धूम और चंद्रमा ये तो आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना। नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर, अभी अगर ये फॉर्म वापस आएगी लेकिन वो संक्रांति डिफरेंट होगी, मतलब कि हाँ, तो वो फसलों पे लागू नहीं होगा, क्योंकि फसलों के लिए रबी के लिए अलग संक्रांति बता दी और खरीफ के लिए अलग संक्रांति बता दी। अब आप लोग ये समझने की कोशिश करो कि अगर आप सिर्फ चावल की खेती को प्रिडिक्ट कर पाए, जो कि मई की संक्रांति से होगी, सिर्फ प्रिडिक्ट कर पाए, एंड यू आर अ ट्रेडर, यू आर अ एग्रीकल्चर में आप कुछ भी करते हो, तो क्या आपको कुछ फायदा मिलेगा? कुछ फायदा, ज्यादा बात नहीं कर रहा। यस सर। सर मई वाली में चावल के अलावा चावल, भाई मैं खुद एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मुझे बस इतना पता है कि मई अप्रैल में चावल की बुआई होती है। नहीं, तो चावल के अलावा क्या क्या देख सकते हैं उधर से? बहुत सारी चीजें। तो शेलर के लिए ज्यादा फायदा होगा कि शेलर को पता चल जाए कि मुझे राइस कितना स्टोर करना है और मुझे कितनी लेबर चाहिए और कितना मुझे अपना एम्प्लॉय चाहिए, और उसके हिसाब से वो मैनेज कर सकता है। क्या कहते हैं कि मैं इस साल ज्यादा स्टोर ना करूं और अपनी जो भी है वर्कर है वो उसको ऐसे रखूं, तो उसके लिए फायदा हो सकता है सर। बिल्कुल हो सकता है, सेलर वाले के लिए बहुत फायदा हो सकता है। हम निशांत ने पूछा है कि और क्या क्या होता है। कपास, चावल,
तिल, गन्ना, मतलब जो जो उस समय उग रहा है, उगने के लिए बीज बो रहे हैं, वो सब माना जाएगा। वो सब नहीं, यानी ये सब एवरेज ग्रोथ रहेगी, मतलब एवरीथिंग लाइक एवरेज से कॉटन। माइनस, हाँ एवरेज से माइनस। तो सर जब उसको बीज लगा रहे हैं तो वो जैसे खरीफ के लिए आपका नवंबर में दिवाली के बाद में कर देते हैं, रबी के लिए, हम्म। है ना? और जो खरीफ है उसके लिए आपका अप्रैल के बाद। अप्रैल में के बाद कर देते हैं। तो उस टाइम पे जो संक्रांति पड़ रही है उसको देखना चाहिए कि कैसी वही तो वो है। संक्रांति है ये दोनों। हाँ, वही संक्रांति हैं ये दोनों। वहां से कट रही है फसल और वहां पे फिर बुआई हो रही है, यही है ना? हाँ हाँ। और ये वरामीर जी ने कई सौ साल पहले लिख के मारी। और वरामीर ये कहते हैं मैंने पराशर संहिता से सीखा है। तो पराशर जी ने 6000 साल पहले लिख के मारी। आराम से। वो तो महाभारत के टाइम से पहले के थे पराशर जी। सर देखा जाए तो पराशर जी ने तो लाखों साल पहले लिखी होगी। मैंने किसी को बोला कि दुर्योधन पागल था, 5 गांव में मामला सिलट रहा था, पूरी दुनिया मर गई उसके चक्कर में। तो मुझे पता है क्या जवाब मिला? कहते वो 5 गांव जो थे ना, मान लो कोई हिंदुस्तान से 5 गांव मांगता है, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, और बाकी हिंदुस्तान तुम रख लो, ये 5 हमें दे दो। वो 5 गांव की इतनी इंपॉर्टेंस। सर उसमें से दिल्ली थी, इंद्रप्रस्थ, और ये सोनप्रस्थ, और ये मेरठ, क्या तिलपात, कहते हैं, तिलपात करके हाँ जगह है। हाँ, और फिर वो इतने फरीदाबाद। स्ट्रेटेजिकली हाँ, ये 5 थे। लोकेटेड थे वो 5 गांव कि वो तो दिए ही नहीं जा सकते थे। और सर उसके बाद भी स्वतंत्र अधिकार मांगा था कि कभी भी लड़ सकते हैं। हाँ, तो अभी हमें सुनने में लगता है कि सिर्फ 5 गांव मांगे थे, लेकिन जब डिटेल एनालिसिस करो ना, तो अगर एमपी से इंदौर, भोपाल और जबलपुर मांग लिया तो एमपी में बचा क्या? सही बात है सर। क्यों निशांत अग्रवाल जी, आप तो एमपी के किंग हो। पूरा बिजनेस छीन लिया एमपी का। पूरा बिजनेस छीन लिया ना, खत्म कर दिया। अगर एमपी से सिर्फ 3 शहर मांग लिए, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। सही है। छत्तीसगढ़ से रायपुर मांग लिया और बिलासपुर मांग लिया, तो छत्तीसगढ़ में बचा क्या? सही है। तो ऐसे ही वो 5 गांव मांगे गए स्ट्रेटेजिकली। ऐसा नहीं है आज मैं दुर्योधन के सपोर्ट में हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। हालांकि सर वो दुर्योधन की जान की कीमत थी, उसको नहीं लगाते हैं। कोई नहीं, उसने कंसल्ट नहीं किया ना हम लोगों से। सही है। पूछो भाई अग्रवाल जी, क्या पूछना चाह रहे हो आप? सर हो गया डाउट। मनीष जी। सर मैं जो समझा हूँ कंक्लूजन की, अगर क्रॉप की पैदावार कम होगी तो स्टॉकिस्ट और जो ट्रेडर्स या स्टॉक मार्केट उस स्पेसिफिक कमोडिटी के अंदर वो बढ़ जाएंगे उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। और पैदावार ज्यादा होगी तो किसान को अच्छा होगा। किसान को अच्छा होगा। और सर आई डोंट नो, मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी थोड़ा आगे का पूछ रहा हूँ कि जैसे ये जो संक्रांतिज हैं वृषभ और वृश्चिक से हम क्रॉप्स की इस स्पेसिफिक कमोडिटी को देख रहे हैं, तो जो दूसरी संक्रांति होंगी वो और दूसरी कमोडिटीज के बारे में बता पाएगा हमें? वरामीर जी, जो मैं समझता हूँ, वो कह रहे हैं बीज कब बोया जा रहा है, उसके अगली संक्रांति कौन सी, या उस टाइम संक्रांति कौन सी। बीज जब बोया जा रहा है, किसी भी क्रॉप का बीज जब बोया जा रहा है, वही वाली जो संक्रांति पकड़ी उन्होंने। जी जी। लेकिन उन्होंने बेसिकली सारी क्रॉप्स के लिए 2 संक्रांतियों का वर्णन किया। क्रॉप बेसिकली डिसाइड द इकोनॉमी, मतलब सरकार तक, जैसे हमने देखा ही एग्जांपल अभी। और सरकार तक गिर जाती 2004 में जब सरकार गिरी तो वन ऑफ द रीजन सरकार गिरने का महंगाई भी थी। हाँ, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। ये चावल, टमाटर, प्याज और गेहूं जब महंगे हो जाते हैं तो हिंदुस्तान की जो अवाम है, उस टाइम की जो अवाम थी, आज तो चलो नहीं, वो पूरी सरकार गिरा सकती थी। बिल्कुल। उस टाइम माइंडसेट ऐसा था। क्रॉप तो है ही सर, मतलब मेरा एक आस ये था कि जो बाकी की संक्रांति हम पढ़ेंगे आगे चल के, तो वो दूसरी कमोडिटीज के लिए स्पेसिफिकली होंगी, जैसे लाइक हम वो भी उससे देख पाएंगे। हर संक्रांति के पीछे उन्होंने कई सारी चीजें बताई हुई हैं, कभी कभी कॉन्ट्राडिक्ट भी करेंगी, कभी कभी आपको जानना क्या है। देखो, मैं इसका भी एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बैक टेस्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है सर। और आपको समझाते हुए मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा समझ जाऊंगा। सर अगर टाइम सीरीज में चाहिए हो कोई हेल्प तो बता देना, मैं टाइम सीरीज में ही डील करता हूँ। आप टाइम सीरीज में डील करते हो ना, आप पूरी रिपोर्ट बनाओ, ये जो मैंने आपको बताया है। आप चावल, सिर्फ चावल और डेटा दे दो, मैं उसको कर दूंगा एनालाइज उसको। अगर चावल और गेहूं की हम पकड़ पाए, चावल और गेहूं से तो पूरा सीजनैलिटी हिंदुस्तान मैं चल सारी रहा है। देख लूंगा सर, उसकी चेक कर लूंगा मैं, सीजनैलिटी से लेके फ्यूचर प्रेडिक्शन सारी मैं कर लूंगा उसके हिसाब से। अब दे दो मुझे डेटा, दे दो डेटा, मैं आपको बना के देता हूँ। 2004 से 2024 तक का करते हैं। हाँ जी दे दो सर। बहुत बड़ा शास्त्र है, मतलब हम अभी पैर की जूती भी नहीं है, अभी तो रोहिणी सकट वेदन तक तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे अपना खुद। मैं इसको कर नहीं पा रहा,
एक एक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सकट भेदन में काम करता है। रोहिणी नक्षत्र का जो आकाश में चित्र प्रकट होता है वो क्या है? रोहिणी नक्षत्र क्या कैसे नजर आता है? मैंने आपको नक्षत्र तो पढ़ाए हैं। कृष्ण जी क्या चलाते थे? ओरियन के तरह। सुदर्शन चक्र। अरे सुदर्शन चक्र रोज थोड़ी चलाते थे। चैरियट 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 एक रथ नजर आता है रोहिणी से। रथ जो सकट बैलगाड़ी की भेदन तरह है, वो जो रथ है उसका जो पहिया। पहिया है उसको बोलते हैं सकट, और पहिए के अंदर कुछ घुस जाए तो उसको बोलते हैं सकट भेदन। तो रोहिणी नक्षत्र के पहिए के अंदर अगर कोई ग्रह घुसता हुआ नजर आ रहा है तो वो बहुत नेगेटिव होता है संहिता के लिए। अब पूरे रोहिणी के ऊपर से ग्रह निकल रहा है, नीचे से ग्रह निकल रहा है, लेकिन वो पहिए के अंदर अगर जा रहा है तो वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का गेम हो गया ना सारा, जी कि ये पहिए के अंदर से जाएगा ग्रह। ये पूरा रोहिणी नक्षत्र है, ठीक है, ये पूरा रथ है मान लो। अब रथ के पहिए के अंदर से कोई ग्रह निकल रहा है तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डेक्लिनेशन देखनी पड़ेगी ग्रह की। बड़े उसमें हमारे लिए इजी कर दिया हमारे ऋषियों ने कि कैसे देखना है। मतलब वो नक्षत्र के साउथ से जा रहा है ग्रह। वो एक फैक्टर है। अच्छा। और भी फैक्टर्स हैं। अब जब भी रोहिणी सकट भेदन में ही महाभारत हुई थी, ये करण ने बताया अभी आपको। हाँ जी। अभी करण की मैंने स्टेटमेंट बोली थी ना, जब इंद्र और करण की बातचीत चल रही थी। यस सर, यस सर, यस सर। तो उसने कहा अभी मंगल रोहिणी सकट भेदन कर रहा है, अभी कोई मोटा क्लेश होने वाला है। अब मुझे ग्रह और भी उसने ग्रह बोले थे, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहे, वो देखना पड़ेगा मुझे। एग्जैक्ट आपको कोड दूंगा महाभारत का और एग्जैक्ट कोड दूंगा रामायण का। सर कन्या संक्रांति के लिए क्या बताया? अभी बताते हैं आपको सारा। ये भाई ये पराशर वाला शास्त्र नहीं है, तुमने पूछा और मैंने बोलना शुरू कर दिया। जितना मैं पढ़ के आता हूँ मेरे से बस उतना पूछा करो। ये वरामीर की बृहद संहिता मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। सर कोड कैसे कर लेते हैं इसको, क्या कहते हैं? भाई कोड करना चाहता हूँ इसलिए कोड कर लेता हूँ। उसमें तो हैवी वर्ड दिए हैं सर। विल और वे वाली बात है भाई। सर जैसे मिश्रा सर की बुक्स हैं, कुछ वर्ड ऐसे रखे हैं सिंपल हिंदी नहीं लिखी, उसको समझ में नहीं आते तो फिर उसको क्या करना चाहिए? उसको चैट जीपीटी कर ले। मैं खुद यही कर रहा हूँ आजकल कभी कभी, लेकिन अब समझ तो आ रहा है ना कि कंक्लूड क्या करना चाह रहा है ऋषि, ये तो समझ आ रहा है ना। हाँ जी हाँ जी, ये तो आप समझा रहे हैं तो आ रहा है सर, हमारे लिए तो आप ही ऋषि हैं। अरे नहीं भाई नहीं सर, हम इस पद्धति को हम ऊपर लेके जाएंगे सर। बिल्कुल ठीक बात बोली अमित जी ने। हाँ सर, आपने जो समझाते तभी समझ में आता है, बुक पढ़ने से नहीं आता है, तो सच है। बुक पढ़ने से अगर समझ आता होता तो फिर सारे बुक ही पढ़ लेते ना, फिर गुरुकुल नहीं सर, आप ना बहुत इजी वे में समझा देते हैं। अरे हमें भी तो किसी ने समझाया तभी तो हम समझा पाए हैं। सर किताब पढ़ के कोई डॉक्टर थोड़ी ना बनता है, कभी भी नहीं बनता। नहीं सर, जो आप पढ़ाए हैं हम उसी को पढ़ते हैं तो भी समझ में नहीं आता, मगर आप समझा देते तो आ जाता है। मैं ये बात कर रही थी। लेकिन हम भी कईयों को नहीं समझा सकते, ये हमें अपने आप को समझाना बहुत जरूरी। हाँ जी अग्रवाल जी पूछिए। सर जो आपने वृश्चिक संक्रांति की जो अभी कुंडली खोली थी, उससे अपन शेयर मार्केट कैसे देख सकते हैं? शेयर मार्केट वृश्चिक संक्रांति से नहीं देखनी भाई। शेयर मार्केट देखने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स मैं लगा रहा हूँ। जैसे अभी मैं तुम्हें पिछली क्लास में बताया था, जब भी मेजर ग्रह रेट्रोग्रेड हो तो यहाँ तो शेयर मार्केट बढ़ेगी या घटेगी, कुछ चेंज आएगा। वो चेंज को प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। अभी हाँ स्टेशनरी में भी चेंज आना शुरू हो जाता है। अभी 13 तारीख को अपना शनि रेट्रोग्रेड हुआ, 17 तारीख को ये अपना बुध रेट्रोग्रेड हुआ। मैंने आइडिया लगाया कि 13 तारीख को हो रहा है ना, मैं हफ्ते पहले का डाल देता हूँ। मैंने 7 से 20-22 तारीख तक का पूरा विंडो पकड़ लिया कि मार्केट ये हो सकता है 1000 पॉइंट तक गिर जाए। 600 पॉइंट गिर चुकी है। And I am new into this. I am not claiming anything. I am new into this. तो सर आपने ये कैसे देखा कि बढ़ा क्यों नहीं, मतलब वो घटेगा ही, ये आपको कैसे पता था? हाँ वो उसके लिए तुम्हें बहुत सारी चीजें अभी और सीखनी है। ये अच्छा देखा यहीं से, देखा इन 2 किताबों से। ठीक है सर। पर आपने जैसे बताया था कि जो संक्रांत का अपन चार्ट देखेंगे वो शेयर मार्केट का उस महीने का बताएगा। हाँ आइडिया लगता है। हाँ आइडिया तो लगता है, लेकिन यार एक्चुअल में क्या है, जैसे ऋषि ने क्रॉप्स के बारे में बताया ना, क्रॉप्स तो खरीफ की खरीफ में ही जाएगी और रबी की रबी में ही जाएगी। ये तो कंफर्म है ना। शेयर मार्केट तो 24 घंटे चलती रहती है। तो उसी संक्रांति से हम शेयर मार्केट का एक विजडम लेने की कोशिश करते हैं। उसमें मैंने 5-6 पॉइंट्स रखे हैं अपने। अच्छा, उसका तो कोर्स लॉन्च करूंगा ना भाई। अब कर पाया, अगर 15-20 संक्रांतियां देख ली तो उसका तो कोर्स लॉन्च करूंगा ना, वो मेरे से मत छीन। सही बात है। ठीक है, प्री बुकिंग कब चालू कर रहे हो ये बता देना बस।
ये बुकिंग अभी नहीं चालू होगी, 27 में, 26-27 में कभी होगी। आपकी क्या कोर्स की लिस्ट बन चुकी है? अभी तो एक वास्तु है, स्वर विज्ञान है, और वो एक आध और कोर्स था, वो फिर ये शेयर रमल मार्केट। ज्योतिष थी, रमल ज्योतिष खानी थी। हाँ हाँ भाई कोर्स को अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो फिर उसका फायदा क्या होगा? सही है सर। अभी तो मुझे इस पे डाउट था, इसलिए तो मैंने ये इस तरह से क्लासेस रखी कि मैं समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा। सर अल बरूनी भी कराओगे? उसका कोर्स भी लॉन्च अल बरूनी तो मेरे को आता है, वो तो मैं अभी के अभी शुरू कर दूं। कर दो सर। हाँ करेंगे, लेकिन यार समझो बात को, वो समझ ही नहीं आएगा ना। अल बरूनी तो बहुत बढ़िया आदमी था, उसने तो जो पराशर होरा शास्त्र और ताजिक को जो उसने मिलाया है, मार्वलस। उसमें सर क्या प्रेडिक्शंस हैं अल बरूनी में? बताएंगे भाई, पता। सर आपने बताया था कि शेयर मार्केट में तो WD गैन की थ्योरी काम करती है। वो भी करती है, या सर, मैं एक बार वही बता सकता हूँ। कन्या संक्रांति का बताओ ना रजत जी, मैं उसके बारे में पढ़ के नहीं आया ना सर। इसमें जितना लिखा है उतना देख के बताओ ना एक बार, क्योंकि आपने जो योग बनाया कि दोनों तरफ पापी, छठे में पापी, तो वो कन्या संक्रांति पे बनता है। हाँ तो ठीक है ना, कन्या संक्रांति में बैंड बजेगी, लिख लो। मार्केट का भी मान सकते हैं कि गिरेगा हाँ, मार्केट उसमें। कन्या संक्रांति में बैंड बजेगी, वॉर होगी। शायद कन्या संक्रांति के आसपास तो ग्रहण भी है। ग्रहण तो क्या सितंबर में? हाँ सितंबर में ही तो होती है शायद। हाँ, नहीं हाँ सही है, सितंबर में ही है। सितंबर में होती है, 15 सितंबर 16 सितंबर को होगी। हाँ, और 7 और 23 को ग्रहण है। ट्यूसडे भी फॉर्म हो रहा है, 17 सर, 17 है। तो कह तो रहा हूँ, लिस्ट ऑफ स्टेट्स लिखो। पंजाब, आइदर इंडिया आइदर पाकिस्तान, कश्मीर, हिमाचल। तेरे किस चीज के स्टेट्स हैं? ये जो जहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, पंजाब, अच्छा। कश्मीर, हिमाचल, हाँ अपर पार्ट ऑफ रशिया एंड सम पार्ट ऑफ यूरोप। यहाँ इसको लिखो, सम पार्ट ऑफ रशिया एंड सम पार्ट ऑफ। तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी कि दिल्ली के लिए निकलना पड़ेगा? नहीं हो जाए सर। अब जो आपने कूर्मा चक्र लगाया है उसके अंदर आपने जो संक्रांति पे कूर्मा बना था तब बनाया कि हर संक्रांति पे चेंज होगा? तो मैं रजत जी, आप वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे एक्सपर्ट मत समझो अभी। लेकिन सर आपने जो अभी ये लगाया है, ये कौन सा लगाया? मैं कुछ बोल के अपनी स्टेटमेंट नहीं चेंज करना चाहता, जो अभी लगाया वो बता देता हूँ। ये नजर आ रहा है आपको वर्ल्ड मैप? इमेज तो नजर आ रही है ना आप लोगों को, कि नहीं आ रही? जी सर, आ रही है। अब मैं आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ, ये ग्लिम्स को ध्यान रखना। 2 कूर्मा चक्र है, और इस बार जो ग्रहण पड़ रहा है वो पड़ रहा है सतभिषा नक्षत्र में। कौन से नक्षत्र में? सतभिषा। सतभिषा नक्षत्र नॉर्दर्न एरिया को दिखाता है। तो एक तो हो गया इंडिया का नॉर्दर्न एरिया, जो ये वाला एरिया हो गया जहां पे अभी पेन मारा है मैंने, ये सारा इंडिया का नॉर्दर्न एरिया हुआ। वर्ल्ड का नॉर्दर्न एरिया ये हुआ। वैसे नॉर्थ ईस्टर्न को दिखाता है। सर नॉर्थ ईस्ट तो राइट वाला आएगा ना? सतभिषा नक्षत्र का वो देखो क्या है, जोन। एक मिनट, नॉर्दर्न जोन आ रहा है सर, और बस ठीक है, बस ज्यादा नहीं जानना मैं। ये कंट्री बताओ कौन सी है? फिनलैंड। रशिया तो पूरा आ गया, ये वाला रशिया का पार्ट आ गया। अब ये कोई भी कंट्री है, ये फिनलैंड है, ये रशिया है, ये मॉस्को है, ये वाला जो ये पोलैंड है, ये स्वीडन है, ये वाला जो एरिया है इस पे दिक्कत आएगी, ये मेरा एस्टिमेट कहता है। ये वाला, हाँ जी, और ये वाले एरिया में दिक्कत आएगी। और ये मैं 15 अगस्त से 15 अक्टूबर के बीच में कह रहा हूँ, ये वाले एरिया में दिक्कत आएगी। और इंडिया पाकिस्तान के ये वाले एरिया में, क्योंकि मैंने अपने सेफ्टी के लिए इंडिया का कूर्मा चक्र और वर्ल्ड का कूर्मा चक्र अलग अलग कर दिया। तो नॉर्थ वेस्ट हुआ सर। यार यहाँ पे दिक्कत आ नहीं सकती ना भाई, यहाँ पे बंदा तो हो। नहीं सर, जैसे इक्वेटर से आप लगाओगे तो पूरा जो नॉर्दर्न वर्ल्ड है, जैसे ग्लोबल नॉर्थ हो गया, ये तो पूरा सर यूरोप और जितनी वेस्टर्न पावर्स हैं ये सारी वो आ गई एक तरह से। हाँ तो आप बताओ नॉर्थ क्या हुई? सर यही हुआ, रशिया पूरा यूरोप और इधर कनाडा हो गया। हाँ तो वहीं पे रोकना है ना हमने, सतभिषा पे रुकना है, तो सतभिषा यहीं पे आएगा। सतभिषा पड़ता है सर दिल्ली, पंजाब, यूपी, नेपाल, हिमाचल, तिब्बत। तो और वर्ल्ड कूर्मा चक्र में, वर्ल्ड में जो मैंने लाइन लगाई है उसी के आसपास होगा, वही आएगा सर, क्योंकि रिहायश इधर है।
रिहायश इधर है। ये नॉर्थ अमेरिका को भी कवर कर रहा है सर? नहीं मैम, ये कुछ पार्ट ऑफ यूरोप को कवर कर रहा है और कुछ पार्ट ऑफ रशिया को कवर कर रहा है। अभी कनाडा बोला था ना किसी ने? वो किसी ने बोला था ना, मैं तो नहीं बोला। ये फिनलैंड, स्वीडन, ये वाला एरिया ज्यादा कवर होगा। एस्टोनिया, ये उधर ही है सर ये सारे। सर नक्षत्रों का एरिया भी होता है इफेक्ट करने का? हाँ जी सर, तब उसी को कूर्मा चक्र कहते हैं, व्हाइट सी वाला एरिया। सर इसमें भी वर्ल्ड फोकस में आता है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, आइसलैंड, यूके, ग्रीनलैंड, पार्ट्स ऑफ कनाडा। हाँ तो मैं मना नहीं कर रहा, मैंने तुम्हें आइडिया बता दिया ना, मैं तुम्हें आइडिया बता दिया। पोलैंड से लेकर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, हाँ ये सारे, पोलैंड, हाँ शायद जर्मनी, तो ये सारे एरियाज। मतलब क्या सर, लड़ाई हो जाएगी ज्यादा। यहाँ पर इन्होंने आइसलैंड को भी कवर किया है, यानी कि आइसलैंड के आसपास के ज्यादा स्टेट्स आ जाएंगे। लेकिन मैं इसलिए नहीं आइसलैंड बोल रहा, वहां पे कुछ कांड, पेंगुइन थोड़ी लड़ेंगे। सर हिसाब से तो यूक्रेन का भी देख लेना चाहिए। हाँ जी, हाँ नेचुरल कैलेमिटीज भी हैं, तो वो आ सकती है। हाँ क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं मैम? कनाडा का क्या पार्ट्स बोल रहे हैं? कनाडा नहीं आएगा मुझे लगता है। अभी बोला ना रजत जी ने कि कुछ पार्ट्स ऑफ कनाडा। नहीं नजर आ रहा कनाडा। सतभिषा नक्षत्र इतना सा है, इसमें सतभिषा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा सब डालोगे तो कनाडा आएगा, वरना सतभिषा तो इतना सही पार्ट नहीं आएगा कनाडा। टेंशन ना लो। आप जिसके बारे में पूछ रहे हो कनाडा में किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का बंधु है, टेंशन तो हो ही जाती है ना सर। टेंशन ना लो। चलो आज के लिए इतने ही रखते हैं। फसलों पे ज्ञान दिया है मैंने, आप जिसके अपने सर खेत फिर नहीं तो है वो फसलों पे सारी ज्ञान दिया है। खरीद एजेंसियों से कांटेक्ट करना चाहिए। यही तो आपको करना है। पहले आप कुछ भी काम कर सकते हो इस दुनिया का, बस अगर आप अपने काम में अच्छे हो तो। सर अब जैसे तो हो जाएगा। सर हम जैसे शतभिषा नक्षत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो भी एरी साइन में पड़ गया। हम शतभिषा नक्षत्र के बारे में सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ग्रहण शतभिषा नक्षत्र में आ रहा है। तो एरी साइन है तो एयर से रिलेटेड कुछ काम या कुछ नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है। इसके बारे में जब ग्रहण पढ़ेंगे तब बताओ। सर शतभिषा एरी साइन में थोड़ा होता है। एरी 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 एयर एयर वो आगे। सर ये एयर वगैरह और जो जगह वगैरह ये अगले क्लास में बता दोगे आप? अरे बता दूंगा, कोई इसको 3-7-11 जो है वो एरी साइन है, इसमें क्या बताना है सर? वो कोई बात नहीं, अभी सारा बता दूंगा। सर इसमें इंडिविजुअल के ऊपर, जैसे मेरा शतभिषा है तो उसमें ग्रहण लगेगा, सो इंडिविजुअल के ऊपर भी कुछ होगा? थोड़ा बहुत मेंटल डिप्रेशन, मेंटल एंजाइटी आता है। अगर आपके चार्ट में होगा तो ज्यादा होगा, नहीं तो नहीं। तो हाँ, थोड़ा बहुत मेंटल एजिटेशन तो होता है अगर अपने ही नक्षत्र में ग्रहण लग रहा हो। सर क्योंकि मून शतभिषा का है मेरा। हाँ जी, तभी तो मैं कह रहा हूँ जिसका भी शतभिषा का होगा थोड़ा सा मेंटल टर्बुलेंस तो आएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं।